फाइनली जैसे तैसे करके हमने वो युद्ध खत्म किया और वहां से वापस आए। दूसरा ये, तमिलनाडु नाराज हो गया। तमिलनाडु ने कहा "अरे उधर हमारे तो भाई है तमिल उधर वाले, और तुम उनको मारने चले गए"। मतलब भारत की सेना तमिलों को मारने गई, वो तमिल हमारे भाई है। तो हमने जैसे तैसे करके लड़ाई बंद की, वहां से वापस आए। पर इसे एलटीटी हमसे नाराज हुआ। मैं कहा "यार, तुम्हारे कहने पे सारे काम करते हैं, तुम हमें भी मारने आ गए थे"। भले ही उन्होंने सेना भेजी, पर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, राष्ट्र पर हमला है। अब हमने एलटीटी से हाथ खींच लिए। जैसे हमने एलटीटी से हाथ खींचे, श्रीलंका ने एलटीटी को खत्म कर दिया। श्रीलंका टूट के पड़ा। अब तक हमारे दम पे एलटीटी जिंदा था, श्रीलंका टूट के पड़ा, श्रीलंका ने खत्म कर दिया। 2008 तक आते आते एलटीटी पूरी तरीके से क्या हो गया, समाप्त। अब श्रीलंका ने हमारी बातें माननी बंद की। मुझे अभी याद, हम नई नई तैयारी करने लगे थे, उन दिनों में दिल्ली अखबार में आता, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने कहा कि चीन के साथ रिश्तों पर बल दिया जाएगा। भारतीय कंपनियों को दिए गए सड़क के ठेके कैंसिल कर दिए गए। श्रीलंका ने कहा कि भारत और चीन दोनों हमारे दोस्त हैं, पर अब हम चीन पर दोस्ती को और मजबूत करेंगे। क्या करें हम, इतने दिन तो हम एलटीटी को क्या कि कुछ ना कुछ पंगा कर दिया करते हैं, अब क्या करते हैं चुपचाप। कई दिन तक ऐसा ये मामला डामाडोल चला दिल्ली अखबारों में। चीन बनाएगा श्रीलंका में सड़कें, चीन बना रहा है वहां पे डैम, चीन दे रहा है श्रीलंका को हथियार, चीन करेगा वहां पर। यार चीन खा गया यार। 2015 के आसपास में श्रीलंका में चुनाव होने वाले थे। महिंद्रा राजपक्षे उनका राष्ट्रपति है, जो दोबारा नॉमिनेट होने वाला था। पूरी दुनिया को लग रहा था, साफ साफ लग रहा था कि कौन जीतेगा, महिंद्रा। मुझे अब भी याद है, उन दिनों एक सलमान खान की मूवी आई थी किक, उसकी हीरोइन है जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन श्रीलंका की है, श्रीलंका की जैकलिन, उसके मदर फादर श्रीलंका के बस गए थे, इसलिए सलमान खान और जैकलिन दोनों महिंद्रा राजपक्षे का प्रचार करने श्रीलंका गए। उनकी सरकार महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने जैकलिन को कहा होगा कि तुम फिल्म का प्रमोशन कर लो, हमारा प्रचार हो जाएगा, थोड़ा इंडियंस के वोट मिल जाएंगे, हमें तमिलों के वोट लेने उनको भी, तो हमें वोट मिल जाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट में एक जोरदार खेल खेला। महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति है, उसकी सरकार में अलग अलग मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। उनका जो रक्षा मंत्री था, बड़ा ईमानदार आदमी, उसका नाम था मैत्रीपाल सिरिसेना। क्या नाम था, बहुत ईमानदार ईमानदार सा आदमी। भारत की सरकार ने मैत्रीपाल सिरिसेना कहा कि मैत्रीपाल सिरिसेना, क्या तुम राष्ट्रपति बनना नहीं चाहते? उसने कहा चाहता हूं। चुनाव लड़ो महिंद्रा राजपक्षे के सामने। उसने कहा चुनाव लड़ने के लिए दो चीजें चाहिए, एक वोट और एक धन। मेरे पास दोनों ही नहीं है। मेरे को वोट कौन देगा, महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी है, वो इतना बड़ा नेता है, तो धन कहां से लाऊंगा? हमने कहा मैत्रीपाल सिरिसेना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे जितना धन चाहिए दिया जाए। मैत्रीपाल सिरिसेना, हमने दिए पैसे। अब वोट कहां से आएंगे? तो एक तो हमने हमारे जो तमिल है, उन तमिलों को कहा कि सारे के सारे मैत्रीपाल सिरिसेना को वोट दो। अब श्रीलंका में क्या, एक बड़ी पार्टी तो महिंद्रा राजपक्षे की, फिर छोटी छोटी पार्टियां भी तो होती है, कोई 2% वोट लेती है, कोई 3% वोट लेती है। हमने उन सारी पार्टियों का रुपए पकड़ो, इतना मुंह खोलो तुम तो भर देंगे हम, और सारे के सारे वोट किसको दिलवाओ? पूरी दुनिया को लग रहा था कि महिंद्रा राजपक्षे जीतेगा। हमने मैत्रीपाल सिरिसेना को राष्ट्रपति बनाया, जिता दिया हमने श्रीलंका का राष्ट्रपति। अब मैत्रीपाल सिरिसेना जीता है, महिंद्रा राजपक्षे हारा। एक साथ दो बयान। महिंद्रा राजपक्षे का बयान आया, मेरी हार में भारत का मुख्य योगदान। भारत ने अपने रो के एक अधिकारी, रो है अपनी एक संस्था है, रो है ना, भारत ने अपनी रो के एक अधिकारी को मेरे यहां पर भेजा था मुझे हराने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट, मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि वह पहली विदेश यात्रा भारत की करेंगे, भारत के साथ संबंधों पर बल दिया जाएगा। भारत के रिप्लाई, महिंद्रा राजपक्षे की हार में भारत के किसी अधिकारी का कोई हाथ नहीं है, हम हमारा नियमित काम हमारा कोई अधिकारी कर रहा था। अच्छा हुआ क्या, जिस दिन महिंद्रा राजपक्षे हारा उस दिन हमने उस अधिकारी को भारत वापस बुला लिया। तो महिंद्रा राजपक्षे ने कहा देखो ये केवल हराने के लिए आया था। तो हमने कहा उसका रिटायरमेंट हो गया, उम्र 60 साल हो गई, कागज देख लो। कागज हम ही तो बनाने थे, बना दिया हमने। और हमने कहा मैत्रीपाल सिरिसेना श्रीलंका को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहली विदेश यात्रा भारत की होगी, भारत उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाएगा। उसके बाद दिल्ली के स्टेटमेंट थे, मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि चीन की कंपनियों को ठेके निरस्त किए जाते हैं क्योंकि चीनी श्रीलंकाइयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि भारत की मैत्री पर और मजबूत किया जाएगा, भारत हमारा पारंपरिक और पुराना दोस्त रहा है। पहली यात्रा यहाँ की करके गया। अब महिंद्रा राजपक्षे ने वहां पे चुनाव लड़ा प्रधानमंत्री का। किसका लड़ा? राष्ट्रपति तो हार गया, उसने प्रधानमंत्री लड़ा। हमने फिर उसके सामने एक बंदा खड़ा किया, विक्रम सिंघे, कुमार विक्रम सिंघे। किसको खड़ा किया? तुम वार्ड पंच नहीं बन पाएगा। 2019 के आसपास में महिंद्रा राजपक्षे दिल्ली आया, यहाँ पग पकड़ के बैठा रहा कई दिनों तक। उसने कहा पॉलिटिक्स खत्म कर दी मेरी, चुनाव तो लड़ने दो रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो हमने कहा तू नहीं, तेरे परिवार का कोई और लड़ ले तो ठीक है। फिर उसने अपने एक भाई को लड़ाया था, गोटाबाया राजपक्षे। किसको लड़ाया था? हमने कहा इस बार तुम जो जीतना वो जीत जाओ, पर फड़फड़ नहीं फालतूगी। उसने कहा तुम कहोगे वैसे कर लेंगे। आज दिन तक है, तो सांगा तो राजा था। आज दिन तक हम ये प्रयास करते हैं। शेख हसीना बांग्लादेश से भागी, हमने भी उठा रखी है, तब से यही है इंडिया, क्योंकि वो हमारी फेवर की है।
अभी भी ना, आप नोटिस किया करें बांग्लादेश की खबरों पे ध्यान दिया करें, इसलिए मैं कहता हूँ अखबार पढ़ना चाहिए। बांग्लादेश में चलिए थोड़े थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ आता है। बांग्लादेश में वे प्रदर्शन, मोहम्मद यूसुफ की सरकार जा सकती है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैं छोड़ दूंगा सरकार। ये जो पंगे हैं ये अपने हैं। एक दिन थोड़ा सा फेवरेबल टाइम आएगा, हम इसको हटाएंगे। शेख हसीना को तो बिठा ही रखा है, वापस बिठाएंगे, इसलिए हमने शेख हसीना को यहीं बिठा रखा है और कहीं मत जा रहे हैं। ढाका नजदीक है, फटाफट ही भेज देंगे तेरे को। अच्छा, वो जो सरकार, अब जो सरकार आई है उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। वहां जब दंगे वंगे हो रहे थे, शेख हसीना के खिलाफ दंगे हुए, उनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि शेख हसीना रहेगी तब तक पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगी। दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगा, तो वो भारत के खिलाफ जाना चाहती है, तो उनको पाकिस्तान ने कहा हम सपोर्ट करते हैं। या जिन देशों की शेख हसीना बात नहीं मान रही थी उनको सपोर्ट करते हैं। नेपाल, 2008 तक नेपाल में राजा बनते थे कुंभकर्ण के वंशज, राणा शाखा गोहिलों की। 2008 में वहां का जो राणा था उसका नाम था ज्ञानेंद्र। क्या नाम था? राणा ज्ञानेंद्र जो थे, उनका बेटा है राजकुमार पारस। क्या नाम है? उसकी शादी सिक्कर हो रखी है अपने, अपना सिक्कर। सोम क्रॉस करके जो सिक्कर आता है, ये राजकुमारी हिमानी, मतलब नेपाल के राजकुमारी की शादी यहाँ हो रखी है। ठीक है, नेपाल में राजतंत्र समाप्त हो गया। यदि नेपाल में राजतंत्र रहता तो ज्ञानेंद्र के बाद अगला राजा कौन बनता? पारस, अपने सिक्कर की राजकुमारी नेपाल की रानी। तो अब इतने हमारे अटूट रिश्ते थे कि उनके शादी भी सबके यही हो रखे हैं, सबके सब। अपने ज्यादातर रिश्ते राजस्थान में, क्यों राजस्थान से गए थे वो लोग, तो ज्यादातर अपने वाले राजाओं की उधर और उधर वाले राजाओं की इधर ही हो रखे, अपने साथ ठीक ठाक चल रहा था। 2008 में नेपाल ने कहा कि भाई चेंज, और हमारा राजतंत्र समाप्त होगा। वहां पर नई सरकार आई, वहां के एक प्रधानमंत्री बने प्रचंड। क्या नाम था? राष्ट्रपति पुष्प कमल दहल प्रचंड, पूरा नाम था पुष्प कमल दहल प्रचंड। भाई ने कहना शुरू किया चीन से करेंगे बातचीत, नेपाल देगा चीन पर पूरा ध्यान। हमने पुष्प कमल दहल को कहा कि ऐसे नहीं करते, नाम प्रचंड होने से प्रचंड बातें नहीं की जाती, प्लीज ऐसे मत करो। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा ना, मैं ऐसा ही करूं। उसकी बेटी दिल्ली पढ़ती थी। डिग्री पे ऐसा लाल निशान लगाएंगे, पूरी जिंदगी कहीं यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं मिलेगा। कर तेरे पापा को फोन, डैडी थोड़ी सी बात मान लो इनकी। अखबार में अगले दिन खबर ये, प्रचंड ने कहा कि निजी कारणों से नहीं जा पाएंगे चीन। थोड़े दिनों बाद नेपाल वालों ने संविधान बनाया। नेपाल और भारत के बॉर्डर पे, एक नाम बोल रहा हूं, एक जाति रहती है, अपने यूपी से गए हुए लोग, यूपी बिहार से गए हुए वो लोग हैं, नाम निकल गया दिमाग से, तो वो सारे यूपी बिहार में उनकी रिश्तेदारियां हैं, इधर अपने वालों में उधर वालों। नेपाल ने एक संविधान बनाया, संविधान बना के कहा कि वो जो जाति है उसको बड़े पद नहीं दिए जाएंगे, नेपालियों को बड़े पद मिलेंगे, ये जो भारत से आए हुए लोग इनको ये नहीं मिलेंगे। संविधान में लिख दिया। नेपाल को कभी आप, मैं इसलिए कहता हूं वर्ल्ड मैप देखना चाहिए। आप नेपाल का मैप वापस देखना, नेपाल के किधर से भी पानी नहीं है, वो लैंड लॉक है। क्या है? जो चारों तरफ से जमीन से घिरा, उसको क्या बोलते हैं? लैंड। पानी नहीं है किधर भी उसके। और यदि किसी देश के आसपास समुद्र नहीं होगा तो व्यापार कैसे करेगा भाई? विदेश का पूरा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, तो व्यापार कैसे करोगे? नेपाल व्यापार करता है भारत के रास्ते। भारत ने उसको दो बंदरगाह दे रखे हैं, विशाखापट्टनम और कलकत्ता। कौन कौन से? दो बंदरगाह हमने दे रखे हैं, ये दो बंदरगाह नेपाल, और यहाँ पे तेरा सामान मंगा लिया कर। तो नेपाल को अमेजोन से कुछ ही मंगाना होता है, मिंत्रा से कुछ ही मंगाना होता है, तो एड्रेस कहाँ का देता है? विशाखापट्टनम और कलकत्ता। यहाँ से गाड़ियों में भर भर के हम भेजते हैं नेपाल। वो जो जाति जिसको, यार क्या नाम, नहीं थारू नहीं यार, क्या नाम, क्या बोला, क्या पता, दिमाग का याद आ जाएगा, थोड़ी देर में याद आ जाएगा। मधेसी, 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 मधेसी रहते हैं वहां। तो मधेसियों को अधिकार नहीं मिल रहे थे। मधेसियों ने अपनी तरफ देखा कि भाई ये नेपाल वाले हमें अधिकार नहीं दे रहे हैं। हमने मधेसियों का देखो, कुछ तो खुद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। मधेसियों ने कहा क्या करें साहब? कहा नेपाल का भारत का बॉर्डर है ना, इसमें 2-4 ट्रकों की आग लगाओ, ड्राइवर को उतार के, ध्यान रखना। सब्जियां बेचते हैं हम, दवाइयां बेचते हैं नेपाल में, जैसे ट्रक पहुंचे, मधेसियों ड्राइवर का भाई साहब उतर जाओ। हमने एक लाइन का स्टेटमेंट जारी किया कि भारत नेपाल में नहीं पहुंचा पाएगा सब्जियां तथा दवाइयां, क्योंकि नेपाल में चल रहा है गृह युद्ध। नेपाल की सीमा के आसपास जलाया जा रहा है ट्रकों को। नेपाल ने कहा कि भाई साहब हमने नहीं जलाए, तुमने ही किए पंगे। हमने कहा ना, तुम कर रहे हो सबको, सब जो भी कर रहे हो, और हम तुम्हें ये सब्जियां और दवाइयां पहुंचाएंगे। 2-3 दिन ये बात चली, फिर एक साथ 2 खबरें आई टीवी पर। नेपाल ने कहा कि हम हमारे संविधान में करेंगे परिवर्तन, मधेसियों को दिया जाएगा समुद्री स्थान। 5 मिनट बाद भारत की तरफ से खबर थी, दवाइयां और सब्जियां भेजेगा भारत। गृह युद्ध की भी समाप्ति, नेपाल में अब शांति व्यवस्था। भारत ने कहा नेपाल हमारा पुराना मित्र है, किसी प्रकार का कोई नेपाल को कष्ट होने। नेपाल ने कहा दे तो दिया यार कष्ट, हर देश चाहता है।
उसके अड़ोस पड़ोस में उसके डमी बैठे रहे। सब देशों का इस प्रकार का, अमेरिका सब देशों में बिठाता है। अमेरिका में तो जहां जहां उसको लगा कि साहब ये नहीं मान रहा बात, बिठाओ अपना आदमी बिठाया जाए, इसको हटाया जाए, भले फांसी लगानी पड़े, मारना पड़े अगले, पर हमारा आदमी बिठाया जाएगा। पहले राजा भी ये चाहते हैं कि उनके पड़ोस में जो भी हो वो डमी रहे। अमेरिका तो पड़ोस छोड़ो, अमेरिका तो पूरी दुनिया में हमारे रहे। यूक्रेन की औकात थोड़ी है रूस से लड़े, इतना सा है। रूस ऊपर चढ़ जाए तीसरे दिन, और रूस ने यही सोचा था कि 3 दिन में तो कब्जा कर लेंगे। 3 साल हो गए, अभी तक लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की क्या औकात? उधर वाले कहते हैं यूक्रेन तुम संघर्ष करो। अच्छा, रूस इसलिए लड़ रहा है, वो कह रहा है कि यदि मैंने यूक्रेन पे कब्जा नहीं किया तो अमेरिका मिसाइलें लगाएगा अपने यहाँ, आज नहीं तो कल यदि हम अमेरिका से लड़े तो एकदम पास में पड़े रहेंगे। ये तो इतना नजदीक हम अमेरिका को या दूसरे देश को क्यों आने दें? दूर रहे, लड़ाई की संभावना कम है, नजदीक रहेंगे तो लड़ेंगे भाई साहब। ये यूक्रेन के अंदर प्रचार लेके आएंगे। वो कह रहे हैं यूक्रेन को कह रहे हैं तू अमेरिका से बात ही मत कर। यूक्रेन कह रहा है वी आर जस्ट फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो वैसा हमारे बीच कुछ है ही नहीं। रूस कह रहा है कि ना तुम्हारा फोन पूरी रात बिजी चलता रहता है तुम्हारे पंगा दूसरा है हमारे साथ। तो राजाओं के टाइम में ये चीजें नहीं होगी तो कब होगी? तो अपने दिल्ली हारी है, मालवा हारा है, गुजरात हारा है। किसे? दिल्ली का राजा कौन? इब्राहिम लोदी। लोदी अफगान होते हैं। लोदी कौन होते हैं? अफगान। लोदियों का राज्य स्थापित करने वाला बंदा था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद उसका बेटा बना था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद उसका बेटा बन गया इब्राहिम लोदी। कौन कौन बन गए? बहलोल लोदी। अफगान थे, अफगानिस्तान से आए लोग थे। अफगानों में क्या एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि सब लोग बराबर है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। इसलिए बहलोल लोदी जब राजा भी बना ना, तो बहलोल लोदी कभी सिंहासन पे भी नहीं बैठता था। सब नीचे बैठते, बहलोल लोदी भी नीचे बैठता। कोई कह भी देता कि तुम राजा हो, सिंहासन पर बैठ जाओ, अरे यार भाई हूं मैं तुम्हारा, यार काय कर राजा हूं। इवन बहलोल लोदी ये था कि उसको बाकी अफगान भरी सभा में डांट दिया करता था, क्या रे कल वहां खड़ा था, किससे बात कर रहा था तू? और नहीं, वो हमारा दुश्मन, उससे कोई बातचीत नहीं करनी। और बहलोल लोदी बेचारा इतना था कि वो उस आदमी को साइड में ले जाकर कहता है अकेले में डांट लिया करो, सबके सामने मत डांटा करो। अब बहलोल लोदी के बाद बहलोल लोदी का बेटा राजा बनता है सिकंदर लोदी। कौन बनता है? बहलोल लोदी संघर्ष करके राजा बना था, इसलिए वैल्यू समझता था, एकदम रूट लेवल से ऊपर गया था। सिकंदर लोदी ने इतना बड़ा संघर्ष नहीं, बाप राजा था, आप बन गए। उसने कहा भाई साहब सिंहासन पर बैठेंगे, तुम भी कुर्सियों पे बैठ जाओ, मैं थोड़ा ऊंचा बैठूंगा, तुम नीचे बैठ जाओ। सिकंदर लोदी के बाद उसका बेटा बनता है इब्राहिम लोदी। कौन बनता? उसने कहा कुर्सियां हटाओ, खड़े रहो। उसने तो एकदम संघर्ष नहीं किया था। यहां से अफगानों के इब्राहिम लोदी के बीच में क्लेश होने शुरू हुए, और अफगान चाहते हैं इब्राहिम लोदी को हटाया जाए। 2-4 अफगानों ने कोशिश की इब्राहिम लोदी को हटाने की, इब्राहिम लोदी ने मार दिया, दीवार में जिंदा चुनवा दी उसने। इसलिए अफगान सारे घबराए हुए, अफगानों को लगता है यार इब्राहिम लोदी मारेगा अपने को, कोई ना कोई बंदा चाहिए जो इब्राहिम लोदी को हटा सके। पंजाब में एक अफगान गवर्नर था, उसका नाम था दौलत खान लोदी। क्या नाम था? वो थोड़ा इब्राहिम लोदी से टेढ़ा टेढ़ा चल रहा था। इब्राहिम लोदी ने समाचार भेजा कि दौलत खान लोदी दिल्ली आओ। दौलत खान लोदी को लगा मारेगा जाते, तो उसने अपने बेटे को भेज दिया दिलावर खान लोदी को, तू जाके बात तो कर क्या करे। दिलावर खान आया, उसने आते पूछा कि हाँ भाई सुल्तान, पिताजी तो थोड़े बीमार है, आ नहीं पाए, बता क्या समाचार है, क्या कह रहा था तू कहेगा वैसे कर लेंगे। इब्राहिम लोदी को बड़ा गुस्सा है, अच्छा तेरा बाप है नहीं, ज्यादा बीमार है? हाँ थोड़ी बीमार है। तो उसने अपने सैनिकों का इसको बेसमेंट में लेके जाओ। दिलावर खान को बेसमेंट में लेके उसने देखा कि जो जो खिलाफ बोल रहे थे उनको उल्टा लटका के चमड़ी उतार रहे थे। तो साथ कहा कि दीवार में चुनेंगे अब इन सबको। तो दिलावर खान लोदी को लगा मारेंगे जिसमें कोई शक नहीं है। दिलावर खान लोदी रात को भाग गया, भाग के पंजाब गए, उसने अपने बाप को जाकर मरेंगे, पक्का मरेगा इब्राहिम लोदी, जिसमें कोई शक नहीं है, बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। पंजाब का मतलब है पाकिस्तान का पंजाब, क्योंकि पंजाब की राजधानी लाहौर है ना। पंजाब आधा आधा हो गया, आधा पंजाब अपने पास आ गया, आधा पंजाब किसके पास चला गया। इवन ये मान लो कि 40% अपने पास है, 60% उनके पास, ज्यादा उनके पास है। और पंजाब की राजधानी कौन सी? लाहौर। लाहौर ही राजधानी थी। ये तो क्या, जब देश आजाद हो गया आधा पंजाब अपने को मिला, आधा उनको, लाहौर चला गया उधर। अब हम राजधानी क्या बनाते? तो पहले हमारे दिमाग में था कि हम राजधानी बनाते अमृतसर। क्या बनाते हैं? अमृतसर बॉर्डर के बहुत नजदीक है, राजधानी बॉर्डर के इतनी पास नहीं होनी चाहिए, इसलिए फिर हमने नया शहर बसाया है पूरा। चंडीगढ़ आजादी के बाद बसाया शहर, आजादी से पहले चंडीगढ़ नाम का कोई शहर ही नहीं था। हमने बसाया बाद में, यार नहीं राजधानी इतनी नजदीक मत रखो, हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। पाकिस्तान भूखे नंगे देश के क्या है जी, लाहौर एकदम बॉर्डर के पास ही है। उसने क्या नंगा ना है क्या, निचोड़े क्या, जो पढ़ी है वही पढ़ी है। अच्छा बताओ तो आजादी के बाद पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कराची। क्या राजधानी थी? इस्लामाबाद शहर ही नहीं था ही नहीं पाकिस्तान में कोई इस्लामाबाद नाम का शहर। कराची राजधानी थी। कराची बहुत पुराना शहर था। कराची अपने एकदम राजस्थान के टच करते हुए सिंध में, कहां पे कराची बहुत पैसे वाली जगह थी। कराची के सारे व्यापारी भारत आ गए बाद में। कराची सिंध की राजधानी है। अब किसकी राजधानी है? सिंध। तो सिंध से जो भी अपने आए वो सिंधी, सिंध से जो भी आए वो कौन है? सिंधी। और सिंधी भयंकर पैसे वाले थे पाकिस्तान में। और फिर एक दिन सबको छोड़ छाड़ के कहा ना पड़ा भारत, पैसे टक्के वहीं रह गए।
पर सिंधियों की हिम्मत देखो आप, वहां से अपना सब कुछ छोड़ के भारत आए, भारत में आके छोटे मोटे काम करने शुरू किए, आज उतने उतने पैसे वाले। आपको एक भी सिंधी गांव में नहीं मिलेगा, आपको ज्यादातर सिंधी व्यापार करते हुए मिलेंगे, ज्यादातर सिंधी पैसे वाले मिलेंगे। अच्छा, वहां से जब पाकिस्तान से आए, आप पहले सारे पाकिस्तान रहते हैं, अब वहां से भारत आए, जाए कहां, रहने की जगह क्या हो? बाकी सबके ये हुआ, जैसे हमारे क्या, एक तो पंजाब के टुकड़े हुए, एक बंगाल के टुकड़े हुए, आधा बंगाल पाकिस्तान के पास, आधा बंगाल भारत के पास, आधा पंजाब भारत के पास, आधा पंजाब पाकिस्तान के पास। इधर के मुसलमान इधर जाएंगे, इधर के हिंदू इधर आएंगे, इधर के हिंदू इधर आएंगे, इधर के मुसलमान इधर जाएंगे। अब यहाँ का एक मुसलमान यहाँ चला गया, इसका घर खाली, यहाँ का हिंदू है तो उसको घर मिल गए, आपस में एक्सचेंज हो गए, इधर वालों के खेत इसको, इधर वालों के घर इसको, सब मिल गया आपस में। अब एक है सिंध, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान दे दिया, इसके तो टुकड़े ही नहीं हुए, इसलिए इन पूरे के पूरे लोगों को भारत आना पड़ा, इनको तो कुछ ही नहीं मिले, जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? सरकार ने कहा कुछ व्यवस्था तो करो, तो सरकार ने कैंप लगाए, क्या लगाए? कैंप लगाए, क्या लगाए, किसके लिए? इसलिए जगह है जयपुर में, यहाँ सिंधियों के कैंप लगे थे, इसलिए जगह का नाम ही क्या है? आप कभी दिल्ली जाएंगे ना, जैसे अपने कोचिंग वाला इलाका गोपालपुरा वाला इलाका है, दिल्ली में कोचिंग वाला जो इलाका उसको बोलते हैं मुखर्जी नगर। पता है उसको मुखर्जी नगर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक नेता के नाम पर है, उस नेता का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम था उनका? तो वास्तव में वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर है। क्या नाम उसका? अच्छा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे क्यों कर दिया भाई? उन्होंने क्या किया था? क्योंकि वहां पर भी कैंप थे सिंधियों के, या जो भी उधर से आए थे उन लोगों के कैंप थे वहां पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो लोग थे जिन्होंने सरकार से कहा कि जो कैंप में बैठे तंबू लगा के बैठे इनको घर दो, इनको जमीन दो। तो वहां उन लोगों को सहायता दिलवाने वाले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इसलिए उस कॉलोनी का नाम ही क्या पड़ा? मुखर्जी नगर। पर फिर भी वहां सबसे पास में जो मेट्रो स्टेशन है ना, वो है जीटीबी, गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन। मुखर्जी नगर के सबसे पास में जो मेट्रो है वो कौन सा है? गुरु तेग। अब गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलिए, अब आपको मुखर्जी नगर जाना, तो टेम्पो है, वो रिक्शे, ई रिक्शा खड़े देते हैं, वो सब आवाज लगाते हैं, कैंप 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 कैंप, 5 रुपए 5 रुपए, कैंप कैंप। आज भी मुखर्जी नगर वो नहीं बोल रहे, उसको क्या बोल रहे हैं? क्योंकि किसी समय पाकिस्तान से आए हुए लोगों को क्या लगे, वहां कैंप लगे थे वहां पे, तो सिंधी उधर से आए। अब वो सिंधी आ गए, तब पाकिस्तान ने अपनी राजधानी बना ली कराची, क्योंकि पैसे वाली जगह कौन सी थी? आप ये मान लो कराची का वही महत्व है जो हमारे लिए बॉम्बे का। हुआ क्या था, जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने उन जगह पे कब्जा किया जहां से पानी का व्यापार हो सकता है। यूरोपियंस ने पूरे इन जगहों पे कब्जा किया। अंग्रेजों का, आप अंग्रेजों के 3 बड़े अड्डे हैं, एक है मद्रास, केलकटा, बॉम्बे। कौन कौन से 3 अड्डे? मद्रास, केलकटा और बॉम्बे। बॉम्बे थोड़ा सा और इधर नीचे की तरफ, ये 3 अड्डे। अच्छा, बॉम्बे अंग्रेजों के पास था ही नहीं, बॉम्बे अंग्रेजों को मिला था दहेज में। अंग्रेजों के एक राजकुमार ने पुर्तगालियों के एक राजकुमार से शादी की थी। इधर का एक राजकुमार था चार्ल्स, उसने कैथरीन से शादी की, तो पुर्तगालियों ने दहेज में बॉम्बे दिया। पुर्तगालियों का कब्जा है बॉम्बे पे, पुर्तगालियों की एक राजकुमारी की शादी की जा रही है, पुर्तगाल और इंग्लैंड में रिश्ता हो रहा है, दहेज में भारत में मिली चीज मिल रही है। तो बॉम्बे दहेज के अंदर दिया गया था, अंग्रेजों को बॉम्बे दहेज में मिला था, तो फिर इन्होंने इसको डेवलप कर लिया कि भाई इसको हम डेवलप करते हैं हमारे एक सेंटर के रूप में। तो इनके बाकी दोनों सेंटर तो एकदम पानी पे है, कलकत्ता एकदम बंगाल की खाड़ी पे, बॉम्बे एकदम अरब सागर पे, मद्रास पूरा पानी पे नहीं, थोड़ा बीच में है। होना तो ये चाहिए था, उनका सेंटर एकदम पानी के पास होना चाहिए था। और यहाँ मद्रास में क्या हुआ, जिस आदमी को जिम्मेदारी दी गई थी ना कि तेरे को साउथ में सेंटर बनाना है, फ्रांसिस नाम करके एक बंदा था, उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी मद्रास में। अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में समुद्र से थोड़ा अंदर चला गया, उसने कहा नहीं, सामने वाली खिड़की में उधर जाना भाई साहब, अपने उधर रहेंगे। तो उनके तीनों सेंटर यहाँ पे। बॉम्बे पे बड़ा भार पड़ा, बॉम्बे पे बड़ा सेंटर बना अंग्रेजों का। जब बॉम्बे पे भार बढ़ गया तो अंग्रेजों लगा अकेले बॉम्बे से पार नहीं पड़ेगी, इसलिए अंग्रेजों ने एक और सेंटर डेवलप किया, कराची। कौन सा किया? तो बस यूं मान लो आप, पानी में एक तरफ बॉम्बे, एक तरफ कराची, बीच में केवल पानी है, बॉम्बे और कराची दोनों पास पास है। इसलिए जब पाकिस्तान बना, ये वाला क्षेत्र किधर चला गया, ये कराची वाला क्षेत्र किधर चला गया, पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान के पास पहले एक ही बंदरगाह था, कराची, और पाकिस्तान के पास बंदरगाह ही नहीं था। हमारे जब बॉम्बे, अब बॉम्बे का भार कम कौन करता था? कराची, कराची चला गया उधर। अब बॉम्बे का भार कम कैसे करें? तो हमने एक नया बंदरगाह बनाया, कांडला। कौन सा बनाया? अपने तो फिर बॉम्बे का भार कम नहीं हुआ, इसलिए हमने गोवा की तरफ बनाया, मरमा गोवा। तो ये सब हमने बॉम्बे के भार को कम करने के लिए बनाया। उधर पाकिस्तान को कई साल बाद में लगा कि यार कराची का भार कम किया जाए, इसलिए पाकिस्तान ने आजकल एक बना रखा है ग्वादर। कौन सा बनाया? जो चाइना ने डेवलप करके दिया उनको। तो अब पाकिस्तान का पैसे वाला शहर कौन सा था? कराची। तो पाकिस्तान ने राजधानी भी कौन सी बनाई? कराची। तो कराची तो बहुत पुराना है, तो बॉम्बे पुराना है तो कराची भी पुराना हो गया। आप देखो, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली अंग्रेजों का बसाया, 1912 का शहर है, अब बसाया था अंग्रेजों ने। आप पुरानी दिल्ली में जाइए, गलियां इतनी इतनी है। आप नई दिल्ली में जाइए, रोड यहां से लेके यहां तक पड़ी है।
नया बसाया था एकदम, तो पूरा ध्यान रखा रोड कैसी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। कराची पुराना था तो सड़कें वो। तो एक बार अमेरिका का कोई एक नेता आया था पाकिस्तान, राजधानी कराची, उसकी गाड़ी फंस गई गली में, सामने से गाड़ी आ गई तो कहा देख लो। तो उसने बेचारे ने कहा कि राजधानियां खुली होनी चाहिए, ये तो भाई साहब कोई सल्टा जाए इन छोटी छोटी गलियों में तो किसी को। इसलिए पाकिस्तान ने पूरा नया शहर बसाया। पाकिस्तान की स्थापना इस्लाम के आधार पर भी थी, इसलिए शहर का नाम इस्लामाबाद उनके कल परसों का बना हुआ शहर है। जैसे हमने चंडीगढ़ बसाया था इधर, उन्होंने अपना क्या बसाया था, इस्लामाबाद बसाया था। तो जब पंजाब कहते हैं इसका मतलब पाकिस्तान वाला पंजाब है ना। तो आज भी ना पाकिस्तान की लैंग्वेज जो है वो पंजाबी है। पाकिस्तान की जो लैंग्वेज हो क्या है, तो पाकिस्तान में ये तो चक्कर पड़ा, दो पाकिस्तान बने, भारत, भारत के इस साइड में पाकिस्तान, वेस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान। शक्तिशाली लोग सारे गए इधर, फौज के सारे अधिकारी इधर, बड़े बड़े पैसे वाले सारे के सारे इधर, सारे के सारे पॉलिटिशियन इधर। अच्छा, पाकिस्तान में एक और गंभीर लोचा है, पाकिस्तान की मांग करने वाले जो लोग थे वो थे यूपी बिहार। कहां के थे वो, गए नहीं, वो इधर ही रह गए। और जिन्होंने वो जिनका बंटवारा हुआ उनमें ये भावना तब तक थी नहीं, ज्यादा लास्ट में जाते जाते आई थी। बंटवारा हुआ बंगाल का और पंजाब का। अब साधारण जनता तो कैसे जाती भाई, यूपी बिहार की जनता को, मुसलमानों को तुम सब कुछ छोड़ के चले जाओ, साधारण आदमी नहीं जा सकता, नेता तो जा सकते हैं। तो यूपी बिहार के वो नेता जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे वो पाकिस्तान चले गए। उनकी भाषा थी उर्दू। कौन सी थी, यूपी बिहार वालों की भाषा उर्दू। अब वो इधर गए, अब उन्होंने कहा इधर की और इधर की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। कोई नहीं, घर में तो बोलेंगे पंजाबी, स्कूल में सीख लेंगे उर्दू, क्योंकि इनके पास पूरे पाकिस्तान का कब्जा इन्हीं के पास था, इनका कब्जा मिल रहा है, स्कूल में उर्दू सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। इनकी भाषा थी बांग्ला। इन्होंने कहा न तो घर में बोलेंगे उर्दू, ना स्कूल में सीखेंगे उर्दू, भाषा बांग्ला ही होगी और कोई नहीं होगी। अब पूरी शक्ति किसके पास में, उन्होंने इनको कहा तुम नहीं सीखोगे, लोग करो देखे नहीं सीखोगे, हम उर्दू लगाएंगे। उर्दू लगाई तो बांग्लादेश के एक दिन कॉलेज के स्टूडेंट सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, पाकिस्तान हाय हाय, उर्दू भाषा हाय हाय, हम पढ़ेंगे बांग्ला। फायरिंग की पुलिस ने, 5 लड़के शहीद हुए। 21 फरवरी 1952 कौन सी डेट थी, इसलिए आज दिन तक 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर टंग डे है। भाषा के लिए शहीद हुए लोग, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब पहले वो किस बात के लिए लड़ रहे थे, क्या, बांग्ला भाषा, बांग्ला। अब उन्होंने कहा अच्छा तुम भाषा नहीं दोगे, अब तुम देश लेंगे, इसलिए इनसे लड़के इन्होंने क्या ले लिया, बांग्ला दे। इधर वाले मान मुन गए। इसलिए पाकिस्तान में उर्दू लिखनी सबको आती है, बोलते कोई नहीं है, बोलते सारे के सारे पंजाबी। आप पाकिस्तान के किसी के नेताओं के स्टेटमेंट सुनिए, उनके खिलाड़ियों के स्टेटमेंट सुनिए, सबके सब पंजाबी। मेरे को अभी 2-3 दिन पहले किसी ने कोई कमेंट भेजा, किसी मेरे एक वीडियो के नीचे कमेंट है, मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ सर, मैं आपके वीडियो देखता हूँ, मेरी मदर टंग पंजाबी है, मैं राजस्थानी सीखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं उस बात पे उसकी मदर टंग पंजाबी है, क्योंकि वो पंजाबी ही बोलते हैं घरों के अंदर सारे के सारे। आप उनके किसी भी नेता का स्टेटमेंट सुनेंगे वो सारे के सारे पंजाबी बोलते रहते हैं, क्योंकि पंजाब बड़ा पोर्शन ज्यादा गया था उस साइड के अंदर। तो उनकी राजधानी भी क्या थी, लाहौर, लाहौर राजधानी थी। तो अब जो दिल्ली का गवर्नर बैठा है पंजाब में, इसका मतलब कहां पर बैठा है, लाहौर। अब ये लाहौर पंजाब, यहां पर दिल्ली, इन दोनों की आपस में बनती नहीं। पाकिस्तान क्रॉस करते आ गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जगह काबुल, काबुल में एक बंदा बैठा है बाबर। कौन बैठा है, ये कौन है, ये काबुल से भी आगे जगह पड़ती है उज्बेकिस्तान। कौन सी जगह, अफगानिस्तान से आगे उज्बेकिस्तान, मैप देखा आपने, उज्बेकिस्तान आ जाता। उज्बेकिस्तान में एक जगह समरकंद, ये समरकंद का है, कहां का है, राजा भी समरकंद का बनना चाहता है, पर इसके चाचा ने इसको मारपीट करके भगा दिया। इसका चाचा समरकंद का राजा बन गया। अब ये बेचारा उधर से भागा था, काबुल में भी नहीं, काबुल के पास एक छोटा सा गांव था, वहां बैठा था ये फरगना। कहां बैठा था, राजा कहां का बनना चाहता है, कहां का, समरकंद। तो बने कैसे, तो इसने काम किया, यहां पे बैठ के इधर इंडिया वाली साइड में जो ये पंजाब था, इधर आता, लूटमार करता इस भाग में, वापस भाग जाता, थोड़े रुपए इकट्ठे करता, वापस समरकंद पे हमला करता, इसका चाचा मारपीट करके वापस भगा देता, वापस आ जाता, थोड़े दिन बैठा रहता, फिर इधर आके लूटपाट करता, फिर उधर अटैक करता। पर इसकी फाइनली समरकंद की तरफ पार नहीं पड़ रही। इसने अपने पंजाब पे 4 अटैक किए। कितने अटैक किए, न तो कब्जा कर रहा है, लूटपाट करके भाग रहा था इधर से। यहां पंजाब के अंदर जो बैठा है उसका नाम है दौलत खान लोधी। कौन है, एक इब्राहिम लोधी का चाचा और था जो नाराज चल रहा था, उसका नाम था आलम खान लोधी। क्या नाम था, दो लोधी, दो लोग नाराज चल रहे हैं, दो लोधी नाराज चल रहे हैं। कौन कौन, दौलत खान और किससे नाराज है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कहां बैठा है, दिल्ली। मतलब ये वाले इधर वाले से नाराज है,
इधर वाला मारेगा, तो इनका इधर वाले से हेल्प मांगते हैं। इन्होंने किससे हेल्प मांगी? इन्होंने बाबर को कहा कि क्या रे बाबर, कि क्या पंजाब के लाइन टच करके वापस भाग जाता है, थोड़ा आगे आ, तेरे को धन चाहिए, खूब सारा धन दिलवाएंगे। कहां से? तो दिल्ली चल, और दिल्ली से धन मिलेगा तेरे को। तो उसने कहा तुम्हें क्या फायदा है, इब्राहिम लोदी को मार दे, हम ले लेंगे दिल्ली, तू धन ले लेना, दिल्ली हमें दे देना, तू धन लेके वापस आ जाना। बाबर ने कहा डन। अब बाबर उधर से रवाना होता है, पंजाब तक तो आ गया। अब पंजाब से उसको कहाँ आना है? दिल्ली। अब पंजाब से दिल्ली की तरफ कोई आएगा तो बीच में हरियाणा। अच्छा, इब्राहिम लोदी को पता चला तेरे से लड़ने के लिए कौन आ रहा है, बाबर, तो वो भी दिल्ली बचाने के लिए जाएगा, तो सामने जाएगा। इसलिए हरियाणा में दोनों मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है, बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है। इब्राहिम लोदी को मारने के बाद बात क्या हुई थी? दिल्ली मिल जाएगी दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी को, और तू क्या ले लेगा? धन। दोनों ले लिए, धन और दिल्ली दोनों, क्योंकि उसको इतना धन मिला, इतना धन मिला कि उसको लगा वापस क्यों जाना, यहीं रहे हैं, वापस जाएंगे धन तो खत्म हो जाना है, यहाँ रहेंगे, दोनों चीज मिल गई। राज भी, समरकंद का राज अपना चाचा कभी नहीं देगा अपने को, इससे अच्छा अपने यहाँ के राजा मिलते हैं और धन हो रहे। उसने 2 जगह कब्जा की, दिल्ली और आगरा। कौन कौन सी? उन दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी उसने भगाया, मार दिया उनको, भागो यहाँ से, ये दोनों जगह मेरी है। अब जब वो दिल्ली आगरा पे वो कब्जा करता है, तो आगरा के ठीक पास राजस्थान की साइड में एक जगह बयाना, हम पढ़ते हैं गुप्तों के सिक्के मिले, उसने बयाना में किला था, बहुत पुराना किला था, उसने बयाना के किले पे कब्जा किया। जब आगरा में बैठ के बाबर ने बयाना के किले पे कब्जा किया, तो सांगा की आंखें टेढ़ी हुई, ये तो अपनी तरफ आ रहा है, तो सांगा बयाना छुड़ाने के लिए गया। क्या छुड़ाने के लिए गया? देखो बयाना का युद्ध।